ठीक है। गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण। ओके, समझ में आया था? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण समझ में आया? बताइए किसी को कुछ कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट तो नहीं? अब तो मतलब क्वेश्चन आंसर कर रहे हो तो अब तो आराम से लग रहे होंगे, है ना? एमसीक्यू तो हो रहे होंगे आराम से। ऐसा कोई क्वेश्चन जो फंस रहा हो, जो अभी तक जितने टॉपिक पढ़ाए हैं उनमें से? बताओ, बताना हमको क्वेश्चन। कोई बात नहीं, हमको हमको बताना, अभी नहीं, क्लास के बाद। ठीक है, आज फिर हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, विंड्स। हेडिंग डालिए विंड्स। विंड्स यानी पवने। विंड्स में भी जो पवने होती हैं वो कई प्रकार की पवने होती हैं। जैसे, जल्दी आसन ग्रहण करिए। तो ये जो पवने होती हैं इनमें कुछ ऐसी पवने होती हैं जिनका अध्ययन हम दिन में अलग तरीके से करते हैं और रात में अलग तरीके से करते हैं, यानी डे और नाइट वाली अध्ययन। जैसे अभी हम सब बताएंगे कैसे डे में करेंगे, कैसे नाइट में करेंगे, दिन में अलग तरीके से, रात में अलग तरीके से। कुछ ऐसी भी विंड्स होती हैं जो एक खास समय पर ही चलती हैं, एक स्पेसिफिक समय पर ही चलती हैं, वो उसके बाद नहीं चलती। जैसे जैसे एक होती है ब्रीज। ब्रीज का नाम सुना? ब्रीज को हिंदी में कहते हैं समीर। ये जो समीर होती है ये हमेशा मॉर्निंग के टाइम चलती है, मॉर्निंग के समय, और ये बहुत स्लो चलती है और ठंडी होती है। ठीक है, दिन में कभी समीर नहीं चलती है, शाम को नहीं चलती, मॉर्निंग टाइम चलती है, ब्रह्म मुहूर्त के आसपास। उस समय बिहेवियर से और टाइम से। एक तो मॉर्निंग टाइम चलेगी, एकदम अर्ली मॉर्निंग, मॉर्निंग समय जब सूर्योदय हो रहा होगा। उसके बाद जैसे ही धूप बढ़ती जाएगी ब्रीज खत्म हो जाएगी। ठीक है, स्लो चलेगी, स्पीड में नहीं चलेगी। इसके अलावा कुछ ऐसी भी पवनें होती हैं जिनको हम कहते हैं लोकल विंड। लोकल विंड जानते हैं? लोकल विंड्स, लोकल माने क्या होता है? स्थानीय, एक क्षेत्र विशेष में चलने वाली हवाएं। जैसे इंडिया में, वेस्टर्लीज नहीं, इंडिया में जैसे लू चलती है। लू क्या है? लू एक लोकल विंड है, एक क्षेत्र विशेष में चल रही। इंडिया में और पाकिस्तान में लू चलती है, और कहां चलती बताओ? कहीं सुना हो लू तो बताइए। कहीं चलती ही नहीं। तो हमारे यहां सबसे ज्यादा इस समय गर्मियां हैं हमारे यहां, क्योंकि डेजर्ट का एरिया है। लोकल एरिया में कुछ खास देशों में अलग अलग, जितने भी देश हैं ज्यादातर कहीं ना कोई एक विंड चल रही है लोकल। अगर हम बात करें लू की, स्थानीय पवने, जैसे हमारे यहां लू, तो ये लू दुनिया में और कहीं नहीं चलती, भारत और पाकिस्तान के अलावा। चूंकि पाकिस्तान भी पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, यानी इंडिया और पाकिस्तान आज के दो जगह चलती, और कहीं लू नहीं चलती। अलग अलग देशों में हमने बताया अलग अलग विंड चलती। जैसे कहीं पर शिराको चलती है, तो कहीं पर ब्लिजार्ड चलती है, कहीं पर हरमट्टन चलती है। तो अलग अलग विंड हैं, अलग अलग क्षेत्रों में उनके अलग अलग नाम हैं। कुछ ठंडी हैं तो कुछ गर्म भी हैं। जैसे वाटर करंट्स होती हैं, कुछ ठंडी होती हैं, कुछ गर्म होती हैं। लेकिन वाटर करंट्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें विंड समझना पड़ेगा, इसी के लिए हम लोग इतना बात कर रहे हैं विंड्स के बारे में। तो ये लोकल विंड्स होती हैं, कुछ ब्रीज होती हैं, कुछ डे और नाइट में अध्ययन की जाती हैं। कुछ इन सब के अलावा एक अलग विंड होती है जिसको हम कहते हैं मानसूनी विंड, मानसूनी पवने, मानसून विंड। और मानसून विंड जो होती हैं ये हमेशा 6-6 महीने पर चेंज हो जाती है।
इनका अध्ययन हम 6 महीने पे एक बार करते हैं। मानसून जो होते हैं वो 6 महीने के बाद मानसून चेंज हो जाता है, तो हम 6 महीने पे इनका अध्ययन करते हैं। इन सब के अलावा कुछ ऐसी भी विंड्स होती हैं जो हमेशा चलती हैं, यानी ऐसी पवनें जो हमेशा चले उनको क्या कहेंगे? परमानेंट, यानी परमानेंट विंड्स। परमानेंट विंड्स। अब ये जो परमानेंट विंड्स है, परमानेंट विंड में भी कई सारे टाइप हैं। जैसे इसी का एक टाइप होता है ट्रेड विंड्स। ये तो नाम सुना होगा, ट्रेड विंड्स। हिंदी में इसी को कहते हैं व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें, या इसी का एक नाम है सन्मार्गी पवनें। व्यापारिक पवनें या सन्मार्गी पवनें, बात समझे? इसी में टाइप नंबर 2 वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज को हिंदी में कहते हैं पछुआ पवनें। और तीसरी होती हैं पोलर विंड्स। पोलर विंड्स यानी पोल माने ध्रुव, और पोल से बना है पोलर, तो ध्रुव से बनेगा ध्रुवीय। ध्रुवीय पवनें, तो इनका अध्ययन हम लोग आज करेंगे। बात समझ? नमस्ते, पूछिए। ये लिखा है वेस्टर्लीज, क्यों नहीं आएंगी? ईस्टर्लीज इसको कहते हैं, ट्रेड विंड्स को। बात समझ में आई? इसी को हम ईस्टर्लीज भी कहते हैं। इसी को हम पूर्वा जेट भी कहते हैं। यह नाम सुना? इसको पछुआ पवनों का एक नाम है पछुआ जेट। ये तब नाम रखा गया था जब अमेरिका हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराने के लिए गए थे, तो वो एक जेट विमान में गए थे। उस समय इन पवनों को हम नहीं जानते थे। उसी समय, उसी दौरान इन पवनों की खोज की गई। बात समझे? तब से नाम पड़ा पछुआ जेट और पूर्वा जेट। वैसे गांव में कहते हैं कि पुरवैया चल रही है, कहते हैं, तो पुरवैया का मतलब यही है, पूर्वा जेट। ईस्टर्लीज यानी ट्रेड विंड्स इनको बोलते हैं, और पछुआ यानी पछुआ पवने या वेस्टर्लीज। ऐसी पवने जो पोल से चलें वो पोलर विंड। बात समझ में आई? तो यहां पर हमको इन सब का अध्ययन करना है। तो जैसे हमने आपको बता दिया कि यहां पर ये जो ब्रीज चलती है ये हमेशा मॉर्निंग के समय चलती है। क्वालिटी इसकी जो होती है वो ठंडी होती है, इसकी तासीर ठंडी होती है, और ये स्लो चलती है, स्लोली स्लोली चलती है। मॉर्निंग के समय ब्रह्म मुहूर्त के आसपास चलती है। ठीक है। लोकल पवने, जो लोकल विंड्स होती है, स्थानीय पवने, ये एक क्षेत्र विशेष में चलती हैं, हर जगह नहीं चलती। अलग अलग क्षेत्रों में उनके नाम अलग अलग होते हैं। जैसे हमने बताया भारत में हमारे यहां लू चलती है, ये हमारे यहां इंडिया में चलती है। बात समझे? अब मानसूनी पवनों की बात करें तो मानसून 6 महीने पे चेंज हो जाता है, तो उसमें भी कोई खास बात नहीं है। इंडियन मैकेनिज्म जब हम बताएंगे तो उसके बारे में, हम मानसून के बारे में बात करेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं परमानेंट विंड्स और डे और नाइट वाली। तो पहले डे और नाइट वाली बात करेंगे, फिर परमानेंट पे आएंगे। ठीक है। तो जैसे डे और नाइट की हम बात करें, यही बना दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा भारत है,
ये हमारा सब कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप श्रीलंका। भारत में यहां पर इस जगह पर ये एक डेजर्ट वाला एरिया है। कौन सा, कौन सा डेजर्ट है? इंडिया में कोई डेजर्ट है? बताओ भाई, कौन सा? डेजर्ट ऑफ थार। और यहां पर ये, इसको बोलते हैं कच्छ का रण। यह है कच्छ का रण और यह है थार का मरुस्थल। थार है ये। थार का मरुस्थल। ये जब थार का मरुस्थल और इसके चारों ओर यहां पर वाटर बॉडी होगी, पानी वाला क्षेत्र होगा, ये सब पानी वाला भाग है। इधर अरेबियन सी है, और इंडिया के नीचे इंडियन ओशन। अच्छा, इधर ये बांग्लादेश, बांग्लादेश के नीचे यहां पे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये एरिया हो गया। अब देखिए, जब दिन होगा, देखिए एक कलर हम लेंगे दिन के लिए, एक कलर लेंगे हम रात के लिए। अभी दिन है, दिन का समय जब होगा तो क्या होगा? सूर्य निकलेगा, सूर्योदय होगा। जब सूर्योदय होगा तो जैसे ही सूर्य निकलेगा थोड़े समय के बाद धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, तापमान बढ़ेगा। और जब तापमान बढ़ेगा तो भारत में जितनी भी मिट्टियां पाई जाती हैं, लगभग 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, उनमें से एक डेजर्ट वाली मिट्टी है, मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, डेजर्ट सॉइल। तो ये जो डेजर्ट सॉइल है, जैसे ही धूप की किरण पड़ेगी, धूप पड़ेगी, सूर्य की किरणें पड़ेगी, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, सब जगह का तापमान बढ़ेगा, पानी का भी और मिट्टी का भी। मिट्टी में भी ये गुण होता है, जो मिट्टियों में सबसे ज्यादा जो डेजर्ट वाली सॉइल होती है, जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, रेत ज्यादा होती है, रेत बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, बहुत जल्दी गर्म होती है। और जितनी जल्दी कोई गर्म होगा उतनी जल्दी वो ठंडा भी होगा, चाहे कोई धातु हो चाहे कोई सॉइल हो। तो चूंकि मिट्टी का गुण होता है जल्दी गर्म होना, इसीलिए सूर्योदय होने के साथ साथ ये गर्म होने लगती है। और 8-9 बजे गर्मियों में, इस समय देखो 8-9 बजे के आसपास इतनी ज्यादा गर्म हो जाएगी कि अगर उसको आप हाथ में लेने की कोशिश करो, अंजुली में लो, तो हाथ गर्म हो जाएगा, जल जाएगा, इतना गर्म हो जाएगा। जैसे पानी, पानी का नेचर होता है देर से गर्म होना। मिट्टी 7-8 बजे के आसपास गर्मियों में, 9 बजे के आसपास खूब गर्म हो चुकी होगी, लेकिन पानी गर्म नहीं हुआ होगा, क्योंकि पानी का नेचर है देर से गर्म होना। और जब देर से गर्म होगा तो वो देर में ठंडा भी होगा, यानी देर तक गर्म बना रहेगा। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे गर्मी का जब मौसम होता है, अगर दोपहर में 2 से 3 के बीच में आप देखो तो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। 24 घंटे में सबसे ज्यादा तापमान 2 से 3 बजे के बीच में होता है। तो अगर आप 2 से 3 के बीच में टोटी खोलो और पानी टंकी में भरा हुआ हो, और अगर वो खोलो डायरेक्टली हाथ लगा दो, तो क्या होगा? इतना पानी खौल रहा होगा कि हाथ जल जाएगा। ऐसा होता है कभी एहसास किया आप लोगों ने? और अगर सूर्यास्त हो जाए उसके बाद भी आप पानी टोटी खोलो तो भी आप पानी गर्म महसूस होगा, आपको अच्छा खासा गर्म होगा। अगर आदमी कोई नहा ले तो हो सकता है छाले भी पड़ जाए, इतना पानी गर्म होगा जून के महीने में। तो सेम यहां पर वही है, वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो डेजर्ट वाला एरिया है ये जल्दी गर्म होगा, और जब जल्दी गर्म होगा, जैसे ही सूर्योदय होगा ये गर्म हो जाएगा 8-9 बजे के आसपास, और जैसे ही शाम होगी ये अपनी ऊर्जा को तुरंत एमिट कर देगा, खो देगा, और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। यानी दिन में सूर्य के समय बहुत गर्म रहेगा, और जैसे ही सूर्यास्त हो जाएगी सॉइल ठंडी हो जाएगी, यानी रेत ठंडी हो जाएगी। ठीक है, अब पानी की बात करते हैं। पानी 11-11:30 बजे के पहले गर्म नहीं होगा, धीरे धीरे वो गर्म होना स्टार्ट करेगा। 11-11:30 बजे के आसपास से गर्म होना स्टार्ट करेगा। वैसे तो गुनगुना रहेगा, लेकिन गर्मी जब आपको महसूस होगी तो वो 11-11:30 बजे के बाद ही होगी। उसके बाद पानी गर्म होता जाएगा, 2 से 3 के बीच में मैक्सिमम होगा। और उसके बाद जब सूर्य ढल जाएगा, सूर्यास्त हो चुका होगा, उसके बाद भी पानी देर तक गर्म बना रहेगा, क्योंकि देर से गर्म हुआ है तो देर तक गर्म रहेगा। मिट्टी जल्दी गर्म हुई थी इसीलिए जल्दी ठंडी हो जाएगी। अब जब
यहां पर डेजर्ट वाला एरिया गर्म होगा, तो यहां पर प्रेशर हाई होगा कि लो होगा, इतना हमको बताइए। जब भी तापमान बढ़ता है कहीं पर, जिस जगह पर तापमान बढ़ता है वहां का प्रेशर घटता है, लो प्रेशर होता है। जैसे मान लीजिए ऊपर से हर एक स्थान पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है, वायुमंडलीय दबाव काम कर रहा है, लेकिन अगर यहां इस कमरे में मान लीजिए एसी चला दें हम, तो क्या होगा? एसी की वजह से ठंडा हो जाएगा कमरा, लेकिन अगर हम अंगीठी भी जला दें साथ में तो क्या होगा? अंगीठी जलेगी तो गर्मी होगी, गर्मी होगी तो जो ठंडी हवा इस कमरे में भरी हुई है वो ठंडी हवा अंगीठी के संपर्क में आने की वजह से गर्म होगी, और जब गर्म हवा हो जाती है तो हल्की हो जाती है, हल्की हो जाती है तो ऊपर की ओर उठ जाती है। इसीलिए घरों में जो रोशनदान बनाए जाते हैं वो ऊपर की ओर बनाए जाते हैं, ताकि जो भी गर्म हवा हो वो गर्मी की वजह से ऊपर उठे और रोशनदान से बाहर निकल जाए। वेंटिलेशन इसीलिए लगाए जाते हैं, ठीक है, वेंटिलेशन के लिए, ताकि हवा का संचार होता रहे, हवा ताजी बनी रहे कमरे में। और अगर एग्जॉस्ट लगा दिया तो जो गर्मी और भरी थी, छत में हवा गरम गरम लगी हुई थी, मिली हुई थी, और जब हमने एग्जॉस्ट चलाया तो सारी गर्म हवा बाहर चली गई। जैसे ही गर्म हवा बाहर गई, जितनी हवा बाहर चली गई, तुरंत दाएं बाएं खिड़की से, दरवाजे की झरोखे से, कहीं से भी हवा ठंडी आकर उस कमरे में फुलफिल हो जाएगी। हवा तो उतनी ही रहेगी, अगर गर्म होगी तो वो हवा नहीं आ पाएगी, लेकिन जैसे ही हमने एग्जॉस्ट चला दिया, गर्म हवा बाहर निकलेगी, ठंडी हवा तुरंत कमरे में एंट्री कर जाएगी, तो कमरा क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। और अगर गर्म हवा भरी रहेगी तो कमरा गर्म बना रहेगा, गर्मी लगेगी, ठीक है। वैसे ही तो दिन का समय है, सूर्य निकला है, और सूर्य जब निकला है तो यहां पर टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? घटेगा, यानी लो प्रेशर होगा। जमीन का तापमान बढ़ने की वजह से यहां पर जो वायुमंडलीय दबाव है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाएगा, यानी लो प्रेशर जोन बनेगा। ये पानी अभी ठंडा है, और जब ठंडा होगा तो गर्मी तो है नहीं, जब ठंडा होगा तो ऊपर से वायुमंडलीय दबाव पूरी तरीके से यहां पर काम कर रहा होगा, यानी प्रेशर कैसा होगा? यहां पे प्रेशर हाई होगा, हाई प्रेशर होगा। और जो हवाएं होती हैं वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही चलती हैं। ये नियम है हवाओं के चलने का। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर हवाएं मूव कर जाएं, ऐसा नहीं होता। हवाएं हमेशा जब भी चलेंगी तो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी। और यहां हाई प्रेशर कहां है? हवाएं तो हाई से लो की ओर चलेगी। तो जब दिन होगा तो हवाएं समुद्र से जमीन की ओर चलने लगेंगी। यह बात समझ में आई कि नहीं? जब गर्मी होगी, दिन होगा, गर्मी होने की वजह से, टेम्परेचर होने की वजह से, टेम्परेचर क्यों होगा? क्योंकि सूर्य निकला हुआ है, दिन है। तो जब गर्मी होगी, दिन होगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉइल का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से प्रेशर घटेगा, यानी लो प्रेशर जोन बनेगा। ये थार का डिजर्ट, और यहां पर पानी जो वाटर बॉडी है ये ठंडी है, अभी गर्म नहीं हुई है, और जब ठंडी होगी तो यहां पर क्या होगा? प्रेशर हाई होगा। और हवाएं हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं, इसीलिए समुद्र से हवाएं जमीन की ओर चलने लगेंगी। ये बात समझ में आएगी नहीं? इसी को हम बोलते हैं सी ब्रीज, क्योंकि समुद्र से चल रही है। सी ब्रीज, सी ब्रीज, सी माने सागर, और ब्रीज माने लिखा हुआ है समीर। इसी को हिंदी में हम सागर समीर भी कहते हैं, सी ब्रीज या सागर समीर। बात समझ में आई? अब बात करते हैं इसका अपोजिट, जब नाइट हो जाए। अब मान लो रात हो गई, अब यहां रात वाला बना रहे हैं व्हाइट पेन से। अब ये रात है, जब रात होगी यानी सूर्यास्त हो चुका होगा तो क्या होगा? टेम्परेचर सूर्य का खत्म हो चुका होगा, सूर्य तो अस्त हो गया, यानी हम घूमकर दूसरी ओर चले गए।
सूर्यनास्त होता है ना उदय होता है, हम घूमकर दूसरी ओर चले जाते हैं, इसीलिए हमको लगता है अब सूर्यास्त हो गया या सूर्योदय हो गया। जब सूर्य के सामने आते हैं तो लगता है सूर्योदय हो गया, और जब घूमकर दूसरी ओर चले जाते हैं तो लगता है सूर्यास्त हो गया। हम ही तो घूम रहे हैं, हमारी पृथ्वी घूम रही है। तो यहां पर जब रात होगी तो क्या होगा, बताइए, सवाल है। जब रात होगी, अपोजिट तो हो जाएगा लेकिन कैसे होगा, जब रात होगी तो सूर्यास्त होगा, सूर्यास्त होगा तो जितना जो रेत गर्म थी वो जल्दी से अपनी ऊर्जा को एमिट कर देगी, ठंडी हो जाएगी, और जब ठंडी हो जाएगी तो टेम्परेचर घटेगा, और टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, यानी अब यहां पर हाई प्रेशर होगा रात में। पानी अभी गर्म है, सूर्यास्त के बाद चूंकि देर में गर्म हुआ था तो देर तक गर्म बना रहेगा, तो पानी सूर्यास्त के समय अभी भी गर्म होगा, और गर्म होगा तो यानी टेम्परेचर होगा, तभी तो गर्म है, और जब टेम्परेचर होगा तो प्रेशर कम होगा, लो प्रेशर होगा, यानी यहां वाटर बॉडी का प्रेशर लो होगा, लो प्रेशर जोन होगा। और हवाएं तो हमेशा भैया हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी, इसीलिए स्थल से समुद्र की ओर हवाएं चलने लगेगी। चूंकि स्थल से चल रही हैं, लैंड से चल रही हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज, लैंड माने जमीन या भूभाग, इसीलिए हिंदी में कहेंगे स्थल, स्थल माने जमीन, स्थल समीर। तो एक होती है सागर समीर, और एक होती है, जैसे इसी में हम लिख सकते हैं सागर समीर, सागर समीर, और दूसरी वाली स्थल समीर। सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, इनका अध्ययन हम ऐसे करते हैं। बात समझ में आई, बात समझ में आई, दिन में और रात में कैसे इवेंट्स चलती हैं। तो हमने इसको पढ़ लिया, हमको ब्रीज भी पता चल गई, मॉर्निंग में चलती है, हमको लोकल विंड भी पता चल गई कि ये एक स्थान विशेष में चलती है। मानसूनी विंड जो होती है वो 6-6 महीने में बदल जाती है। अब हम लोग बात करते हैं परमानेंट विंड की। तो परमानेंट विंड क्या होती हैं, ऐसी पवनें जो हमेशा चलें। लिख नहीं पाए क्या, ऐसी पवनें जो हमेशा चलें, हमेशा चलने वाली पवनों को हम क्या कहेंगे, परमानेंट विंड। तो जो परमानेंट विंड है वो हमेशा चलती है, कभी भी रुकती नहीं है या कभी बंद नहीं होती। ध्यान रखिएगा, परमानेंट नाम ही परमानेंट है, इसका मतलब वो हमेशा चलेंगी, और हमेशा चलेंगी तो हमको महसूस होगा हमेशा चल रही है, यानी जब तक हमारी अर्थ रोटेट करती रहेगी तब तक परमानेंट विंड्स कभी नहीं बंद होंगी। बात समझे, अब लिखें। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं परमानेंट विंड्स की। परमानेंट विंड्स बनाने के लिए हम लोगों को एक ग्लोब बनाना पड़ेगा। देखो, दो तरीके से पढ़ सकते हैं, या तो वर्ड मैप बना के पढ़ लें या ग्लोब बना के पढ़ लें। ग्लोब पर मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जब जलधाराएं पढ़ाएंगे तो वो वर्ड मैप पे पढ़ाएंगे, क्योंकि वो भी इसी से कनेक्टेड है, इसी से रिलेटेड है, रिश्तेदार हैं आपस में ये सब टॉपिक। जैसे अगर विंड आपने पढ़ लिया तो आपको यह पता चल जाएगा कि लोकल विंड कहां कहां चलती है, विंड्स क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, आपको वाटर करंट्स क्लियर हो जाएंगी, वाटर करंट चलती हैं तो क्यों चलती हैं। तीसरी बात, साइक्लोन क्यों चलते हैं, कहां मुड़ते हैं, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये बेस है टॉपिक। अगर ये समझ में आ गया तो आगे के 3 टॉपिक अपने आप समझ में आ जाएंगे। यानी 4 टॉपिक को लेके चल रहा है ये टॉपिक, इसीलिए 4 गुना ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए यहां पे, नहीं तो बाद में चीजें प्रॉब्लम करेंगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं विंड की। तो पहले हम लोग बनाते हैं ग्लोब। हमारी पृथ्वी का ये है नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, और ये है साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव।
उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। हमारे ध्रुव दबे हुए हैं, अर्थ के ध्रुव, ये पोल्स जो हैं ये ऐसे दबे हुए हैं। हमारी पृथ्वी को दो बराबर बराबर भागों में एक रेखा विभाजित करती है। एक ऐसी रेखा जो पृथ्वी या भूमि के मध्य से गुजरती है, उसी को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। तो यहां पर एक रेखा है जो हमारी अर्थ को दो इक्वली पार्ट में डिवाइड करती है। इसीलिए इस रेखा का कोई नंबर नहीं होता, इसे हम लिखते हैं 0 डिग्री। क्या लिखते हैं? 0 डिग्री। यह है 0 डिग्री। और चूंकि ये एक लैटिट्यूड नंबर है, ये ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट है, इसीलिए हम लिखेंगे आगे लैटिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड। और लैटिट्यूड माने क्या होता है? अक्षांश। तो इसी को हम कह सकते हैं 0 डिग्री अक्षांश, या इसी का एक नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, ऐसी रेखा जो भूमि के मध्य भाग से गुजरती है उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी का एक नाम है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा क्योंकि विषु बनाती है, इक्विनॉक्स बनाती है। इंग्लिश में इसी को हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर। तो चाहे इक्वेटर का हो, चाहे विषुवत रेखा का हो, चाहे भूमध्य रेखा का हो, चाहे 0 डिग्री लैटिट्यूड या 0 डिग्री अक्षांश को, चाहे अक्षांश को चाहे अक्षांश रेखा कह लो, बात तो वही है। इस रेखा के दोनों ओर, ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर है, ये आप जानते हो, आपको बता चुके हैं हम। यहां पर चूंकि हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पर सीधी नहीं है, 23.5 डिग्री टिल्ट है, इसकी टिल्टिंग से दो रेखाएं बनती हैं, दो क्या 4 रेखाएं बनती हैं। टिल्ट है 23.5, इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री पर एक रेखा बनती है। यहां पर दोनों हेमिस्फीयर में एक एक रेखा बनती। इसका नंबर है 23.5 डिग्री। इसका भी नंबर सेम है 23.5 डिग्री। अभी हमने बताया 4 रेखाएं बनती हैं। चूंकि हमारी जो अर्थ है ना, देखो इधर बता दे रहे हैं, हमारी जो अर्थ है ये सरफेस है और ये एक्सिस है, अक्ष है, और अपनी अक्ष पर हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है। ये 23.5 है, 23 सही 1/2 डिग्री। ये वाला एंगल कितना बचा? 66.5। ये 66.5 डिग्री, और दोनों को ऐड कर देंगे तो ये टोटल होना चाहिए 90 डिग्री। जैसे इधर 90 डिग्री है, ये वैसे इधर 90, 90, 180। तो ये 23.5 बनेगी दो रेखाएं, और 66.5 भी दो रेखाएं बनेगी। कैसे? जैसे यहां पर तो हमने बना दिया 23.5 डिग्री, और अभी नाम भी इनके लिखेंगे। ऊपर हम बना देते हैं 66.5 डिग्री। सिक्सटी एंड हाफ डिग्री, और यहां भी बनेगी 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री। अब लिखते कैसे हैं ये जान लो, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। हम लोग जब लिखते हैं तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि पूरा लिखना है। लिखना क्या है? पहले हेमिस्फीयर का नाम लिखना है, उसके बाद ये लिखना है कि ये लैटिट्यूड लाइन है कि लॉन्गिट्यूड है, कौन सा नंबर है। ये नंबर तो हमने दे दिया 23.5 डिग्री। अब इसके सामने लिखेंगे क्या? सबसे पहले हेमिस्फीयर लिखेंगे। तो कौन सा हेमिस्फीयर में पड़ेगी? ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसीलिए नॉर्दर्न का हेमिस्फीयर का लिखेंगे नॉर्थ। और फिर लिखते हैं कि ये लैटिट्यूड है कि लॉन्गिट्यूड है। तो ये एक लैटिट्यूड है, तो आगे हम लिखेंगे नॉर्थ के बाद लैटिट्यूड। लैटिट्यूड माने अक्षांश, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इसी को हम हिंदी में कहेंगे, नॉर्थ माने उत्तरी, लैटिट्यूड माने
अक्षांश, तो हिंदी में क्या कहेंगे? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इसी का एक और नाम है, नाम बताओ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बहुत बढ़िया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कर्क रेखा कहते हैं हम लोग। अब चूंकि इसके ऊपर जितनी भी रेखाएं होंगी या 0 डिग्री के ऊपर, चूंकि उत्तरी गोलार्ध शुरू हो जाता है, तो उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी रेखाएं होंगी सबके सामने हम लिखेंगे उत्तरी अक्षांश, उत्तरी लैटिट्यूड। आधा हिंदी आधा अंग्रेजी। नॉर्थ लैटिट्यूड या उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो इसके सामने क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ। इसके आगे क्या लिखेंगे? नॉर्थ लैटिट्यूड। नॉर्थ लैटिट्यूड, यस, इट्स कॉल्ड आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल, सर्किल माने वृत्त। आर्कटिक गोला नहीं कहेंगे, वृत्त कहेंगे, आर्कटिक वृत्त। अब ये बता दो इसके सामने क्या लिखेंगे? साउथ लैटिट्यूड, बहुत बढ़िया। साउथ लैटिट्यूड, दक्षिणी अक्षांश। और इसको क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। इसको, इसके आगे साउथ लैटिट्यूड, दक्षिणी अक्षांश। इसको क्या बोलेंगे? अंटार्कटिक सर्किल। अंटार्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, इतना तो हमको पहले से पता है। ठीक है, अब देखिए आगे कहानी इसमें जोड़ेंगे कैसे। सबसे पहले 0 डिग्री के दोनों ओर, क्या हो गया, गलत हो गया क्या? रबड़ चल रही। 0 डिग्री के दोनों साइड में 5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड 5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में। कितना डिग्री? 5 डिग्री टू 5 डिग्री। 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में ये जो क्षेत्र है, ये जो बेल्ट है या जोन है, इसी को हम बोलते हैं डोलड्रम। ये है डोलड्रम। इसका तो नाम सुना होगा डोलड्रम का। डोलड्रम कितने से कितने होता है? 5 डिग्री से 5 डिग्री के बीच, यानी 5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा और 5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में होगा। तो इसके सामने हम लिख सकते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड, 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। और इसके सामने क्या लिखेंगे? 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। यानी 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में ये क्षेत्र जो बना है, इसी को हम बोलेंगे डोलड्रम। डोलड्रम एक लो प्रेशर जोन होता है। लो प्रेशर यानी निम्न वायुमंडलीय दबाव वाला एक क्षेत्र होता है। ठीक है, चूंकि इक्वेटर के दोनों ओर है, इसीलिए इसका नाम हम कहते हैं इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। बेल्ट माने, बेल्ट माने पेटी,
पेटी यानी क्षेत्र, जैसे हम लोग बेल्ट लगाते हैं, बेल्ट माने क्या होता है, पेटी होती है। पेटी माने जोन या क्षेत्र होता है। सब कुछ कहीं ना कहीं से निकला है, ऐसे शब्द कोई नहीं आते। तो ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, इक्वेटर से बना है, इक्वेटोरियल। और इक्वेटर का मतलब होता है विषुवत रेखा, और इक्वेटोरियल बनेगा विषुवतीय। देखिए शब्द से अर्थ निकालिए, विषुवतीय, तो इसको क्या कहेंगे, विषुवतीय। लो प्रेशर बेल्ट का मतलब, लो प्रेशर बेल्ट का मतलब निम्न वायुमंडलीय दबाव वाला क्षेत्र, बेल्ट माने पेटी यानी निम्न सॉरी निम्न वायुदाब पेटी, विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये है 23.5 डिग्री, इसके ऊपर 35 डिग्री तक, कितना, 35 डिग्री तक, 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और इधर भी दोनों हेमिस्फीयर में ये भी 35 डिग्री, 35 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टू 35 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये जो बेल्ट है ये एक हाई प्रेशर बेल्ट है। कौन सी बेल्ट है, हाई प्रेशर बेल्ट। दोनों ही सेम है, सेम बेल्ट है, क्योंकि एंगल सेम है, लैटिट्यूड नंबर भी सेम है, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, 23.5 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक, दोनों हेमिस्फीयर में। ये जो बेल्ट हमने बनाई है एक जोन है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ये कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र क्या बोला जाता है, बताया था एक दिन। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र में सूर्य हमेशा मौजूद होता है, इसीलिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उष्ण कटिबंध को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन या उष्ण कटिबंधी। उष्ण माने होता है गर्म, गर्म क्यों रहेगा, क्योंकि सूरज हमेशा रहेगा, साल भर यहीं रहेगा, कर्क रेखा के ऊपर नहीं जाता, मकर रेखा के नीचे नहीं जाता, सीजनल चेंजिंग में बताया था, तो इसी बीच में रहता है, इसीलिए गर्म रहता है, इसीलिए उष्ण कटिबंध। बात समझे, उष्ण के जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे तो उपधन उष्ण यानी उपोष्ण कटिबंध, चूंकि इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, इसको बोलेंगे सब ट्रॉपिकल जोन। बात समझे, तो चूंकि ये एक हाई प्रेशर बेल्ट होती है, इसीलिए इसको लिखते हैं, इसका नाम है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल माने उपोष्ण, उपधनुष्ण बराबर उपोष्ण, हाई प्रेशर बेल्ट मतलब उच्च वायु दाब, वायुमंडलीय दबाव की बात कर रहे हैं, वायु दाब बेल्ट माने पेटी। ये जो नंबर लिखा है ना, ये नंबर बहुत मायने रखता है, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो सवाल गलत हो जाएगा, अलग क्षेत्र पहुंच जाओगे। और दो निकटतम अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। जैसे मान लीजिए कि एक ये लैटिट्यूड नंबर है और एक ये लैटिट्यूड नंबर है, ये दो नंबर है, ऐसे देखिए, और इन दोनों लैटिट्यूड नंबर्स के बीच की दूरी कितनी होगी, 100
11 किलोमीटर, ये 111 किलोमीटर की दूरी है। और अगर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती तो 111.32 किलोमीटर होती। सोचो, एक एक डिग्री का मतलब 111 किलोमीटर है, तो कम नहीं है ये क्षेत्र, बहुत बड़े बड़े क्षेत्र हैं। अब देखिए, जो हमने इसके सामने नाम लिखा है वही हम इसके सामने भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम सिर्फ इंग्लिश में लिखे दे रहे हैं, या ना लिखें तब भी चलेगा। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। इसके ऊपर बढ़ेंगे, ये बीच का क्षेत्र, इक्वेटर के दोनों ओर, यानी 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, कुल कितना, 10 डिग्री। ये जो 10 डिग्री का एरिया है, इसी को हम बोल रहे हैं विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी या इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। नहीं नहीं, हम एंगल तो जीरो के बाद लेंगे ना, जीरो के बाद लेंगे तो यहाँ 1 डिग्री आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर कहीं 5 आएगा। तो ये टोटल यहां से ले रहे हैं, तभी तो 35 आएगा, 23.5 आएगा, 23.5। और क्या, इसको छोड़ेंगे तो 5 डिग्री आगे नहीं बढ़ जाएंगे हम। और 5 डिग्री का मतलब समझ रहे हो, 5 डिग्री का मतलब 111 गुणे 5 डिग्री, 555 किलोमीटर आगे, दिल्ली के आगे निकल गए। यहां से दिल्ली 498 है, 500 मान लो, और 555 निकल गए, और आगे निकल जाओ, गुड़गांव निकल जाओगे। ठीक है, तो यहां पर 35 के बाद यहां पर 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये है 45 डिग्री, और इधर भी 45 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ये जो बीच वाला क्षेत्र है, ये वाला, दोनों ओर, ये भी लो प्रेशर बेल्ट है। कौन सी बेल्ट है, लो प्रेशर बेल्ट। चूंकि ऊपर है, पोल के पास है, इसीलिए इसका नाम है सब पोलर लो प्रेशर। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। सब माने क्या होता है, अच्छा, सब माने हम सब, हाँ, सब माने उप, उप माने छोटा बड़ा, छोटा, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति महोदय से छोटे। तो ये सब पोलर है, उप धन, जैसे उष्ण हुआ था वैसे ही पोल माने ध्रुव, पोल से बना पोलर, पोलर मतलब ध्रुवीय, तो हम कहेंगे उप ध्रुवीय, उप ध्रुवीय। लो प्रेशर बेल्ट का मतलब निम्न वायु दाब बेल्ट माने पेटी, उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी। इसके सामने भी हम लिख सकते हैं सब पोलर लो प्रेशर, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और ये हमारा नॉर्थ पोल, ये वाला हमारा साउथ पोल। आप देखिए कहानी कैसे चलती है, इतना समझ में आया। ठीक है, ये नंबर्स बहुत जरूरी है। किसी किसी में ये 65 डिग्री लिखा है, किसी किसी राइटर ने यहां पर 10 डिग्री लिखा है, 10 डिग्री टू 10 डिग्री, लेकिन ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। बहुत सारे राइटर ऐसे हैं जो 5 डिग्री टू 5 डिग्री मानते हैं, तो 5 डिग्री वाला हम बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन कभी भी एक साथ एग्जामिनेशन में नहीं देता है, पूछता है ऐसे सवाल, ठीक है, कि दोनों ही आपस में
दोनों सवालों का आपस में द्वंद्व हो जाए, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं देता। ठीक है, तो यहां पर एक नियम है हवाओं के चलने का। चूंकि आपको पता है हमारी पृथ्वी अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री टिल्ट है, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है वेस्ट टू ईस्ट या पश्चिम से पूर्व की दिशा में, और इसकी स्पीड है लगभग 1675 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटे में हमारी पृथ्वी 1675 किलोमीटर घूम जाती है। बात समझ में आई? तो जब हमारी अर्थ रोटेट करेगी, अर्थ के रोटेशन की वजह से ये परमानेंट विंड्स चलेंगी। बात समझ में आई? परमानेंट विंड क्यों चलेंगी? अर्थ के रोटेशन की वजह से। मान लीजिए यहां पर जब विंड चलेगी तो यहां पर हवाओं के चलने के लिए एक नियम है, उस नियम को हम कहते हैं फेरल का नियम। क्या कहते हैं? फेरल का नियम। हेडिंग डालिए फेरल का नियम, फेरल्स लॉ, फेरल का नियम। हेडिंग डालिए फेरल का नियम। फेरल का नियम कहता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली सभी हवाएं अपने राइट हैंड टिल्ट होती हैं। पहले हम बता देने, बाद में लिखिए। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जितना भी 0 डिग्री के ऊपर होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा, और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर होगा। तो फेरल साहब का नियम है कि जितनी भी हवाएं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चल रही होंगी उन सभी को इनका नियम मानना पड़ेगा। और नियम क्या कहता है? फेरल साहब ने बताया, अध्ययन किया और उसके बाद अपना नियम बताया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितनी भी हवाएं चल रही हैं वो सब की सब अपने राइट हैंड मुड़ जाएंगी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किधर मुड़ेंगी? राइट साइड, राइट हैंड टिल्ट होती हैं। और जितनी भी हवाएं सदर्न हेमिस्फीयर में चलेंगी, दक्षिणी गोलार्ध में, वो सब की सब अपने लेफ्ट हैंड टिल्ट होगी। तो अब ये बताओ, ये कैसे जानोगे कि लेफ्ट और राइट हवा मुड़ी है? कैसे जानोगे? कोई है तरीका? है तरीका, हम बता रहे हैं क्या तरीका है। जैसे मान लीजिए, इधर बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये हवा जा रही है, जिधर भी हवा जा रही है, तो जब ये हवा जाएगी तो मान लीजिए अपने आप को बस ध्यान रखना है कि यहां पर आप खड़े हैं, और जब आप खड़े होंगे तो आपको एक चीज खाली करनी, आपका फेस जो है उधर होना चाहिए जिधर को ये हवा जा रही है। जिधर एरो बनाया हमने, एरो मतलब हवा जा रही उधर, और आप खड़े यहां पे हैं, आपका फेस किधर है? ऊपर की ओर, एरो की ओर। तो जो आपका राइट हैंड होगा यही हवाओं का राइट साइड हो जाएगा। जो आपका लेफ्ट हैंड होगा यही हवाओं का लेफ्ट हैंड होगा। अब बात समझ में आई? अगर ये हवा इधर मुड़ रही है तो इसका मतलब किस हैंड मुड़ रही है, और अगर इधर मुड़ रही है तो समझ में आ जाएगा, ये स्ट्रेट जा रही है। बात सही है? आगे देखते हैं। तो यहां पर फेरल ने बता दिया कि जितनी भी हवाएं होंगी वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने राइट हैंड टिल्ट होंगी। अब ये हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर बेल्ट में हवाएं ऊपर से नीचे की ओर उतर रही होंगी। इस पूरी बेल्ट में, इसमें भी और इसमें भी हाई प्रेशर बेल्ट है, इसमें हवाएं ऊपर से नीचे की ओर उतर रही होंगी। और जब हवाएं उतरेंगी तो कुछ लेफ्ट जाएंगी, कुछ राइट जाएंगी, कुछ ऊपर जाएंगी, कुछ ऊपर वाली बाद में पढ़ेंगे, पहले नीचे जाएंगी। जाना था इनको नीचे, लेकिन यहां पर हम खड़े हैं और हमारा फेस किधर होना चाहिए? नीचे की ओर, इस एरो की ओर, क्योंकि दाएं बाएं जाएंगी वो तो प्रेशर बेल्ट में ही रह जाएंगी, उधर जाएंगी बाद में पढ़ेंगे, पहले नीचे वाली पढ़ रहे हैं। तो यहां पर जाना था सीधे, लेकिन फेरल साहब का नियम कहता है कि जितनी भी हवाएं होंगी वो अपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड मुड़ेंगी। तो यहां पर जाना था सीधे लेकिन राइट हैंड मुड़ गई। अब डोलड्रम के अंदर मत बनाना, क्योंकि यहां पर एक निर्वात क्षेत्र होता है, यहां पर हवाएं सीधी नहीं चलती, ऊपर की ओर उठ जाती हैं। ठीक है? जितनी भी हवाएं चलेंगी वो फेरल साहब के नियम को पूरी तरीके से पालन करते हुए उत्तरी गोलार्ध में राइट हैंड मुड़ेंगी। क्या ये राइट मुड़ रही है? बताओ, देखिए, राइट मुड़ रही है। ऐसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में जितनी भी हवाएं चलेंगी जाना था सीधे, लेकिन फेरल का नियम कहता है कि अगर दक्षिणी गोलार्ध में चलोगे तो आपको अपने
लेफ्ट हैंड टिल्ट होना पड़ेगा। तो जाना था सीधे यहां से, लेकिन फेरल के नियम के अकॉर्डिंग हवाएं मुड़ गई। यहां जितनी भी हवाएं चलती हैं वो सभी हवाएं अपने लेफ्ट हैंड मुड़ती। क्या ये लेफ्ट मुड़ी हैं? क्या वो राइट मुड़ी हैं? फेरल का नियम सही हो रहा है, ठीक है। इन विंड्स को एक नाम दिया गया है, इन्हीं को हम कहते हैं ट्रेड विंड्स। क्या कहेंगे? ट्रेड विंड्स। और ट्रेड विंड माने क्या होता है हिंदी में? ट्रेड विंड्स यानी व्यापारिक पवने, यही व्यापारिक पवने हैं, ठीक है। अब देखिए, यहां पर कुछ हवाएं चलेंगी, तो ये चूंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितनी भी हवाएं चलेंगी ये सब की सब अपने राइट हैंड मुड़ेंगी और इधर अपने लेफ्ट हैंड मुड़ेंगी। तो क्या देख के बताओ ये लेफ्ट और राइट सही है? देखो बताओ, ये राइट मुड़ रही है और ये वाली लेफ्ट मुड़ रही है। यहां पर खड़े हो जाओ, यहां पे खड़े हो, आपको जाना था सीधे, लेकिन मुड़ किधर रही है? मुड़ रही है, सारी हवाएं मुड़ रही हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं वेस्टर्लीज। ये भी वेस्टर्लीज है, ये भी वेस्टर्लीज। पछुआ पवने, इसी को पछुआ जेट भी बोलते हैं। पूर्वा, इसको पूर्वा जेट या पूर्वा या व्यापारिक पवने भी बोलते हैं, व्यापारिक पवने। ये पछुआ पवने, पछुआ या पछुआ जेट। हमको ये देख के बताओ, क्या ये अपने नियम का पालन कर रही हैं? फेरल के नियम का, जितनी भी बनाई हैं अभी तक हमने, बताइए देख के। अब पोल से जो हवाएं चलेंगी वो भी फेरल के नियम का पालन करेंगी, ये भी मुड़ेंगी अपने राइट हैंड। अब ये देख के बताओ, क्या ये लेफ्ट और राइट मुड़ रही हैं हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग? देखो, राइट मुड़ रही है सदर्न हेमिस्फीयर में, और यहां लेफ्ट मुड़ रही। यहां पे खड़े हो और आपका फेस होना चाहिए सामने और आपके राइट मुड़नी चाहिए। मुड़ रही है, चाहे कॉपी पलट लो, देख लो। कॉपी को बोर्ड तो नहीं पलट पाएंगे, कॉपी पलट लो अपनी, कॉपी पलट के देख लो लेफ्ट और राइट, ना समझ में ऐसे आ रहा हो तो, ठीक है। बोलो भाई, कुछ लोग बड़ा गहन मुद्रा में चले गए। हाथ जोड़ो जोड़ो। ये जो पोल से चल रही हैं इनको हम बोलते हैं पोलर विंड्स। पोलर विंड्स, पोल माने ध्रुव, ध्रुव से बनेगा ध्रुवीय, ध्रुवीय पवने, ये भी पोलर हैं। पोलर विंड्स, बात समझ में आई? अब देखिए नियम क्या कहता है। जैसे ही इस हाई प्रेशर बेल्ट में हवाएं उतरेंगी, हवाएं उतरेंगी तो दोनों ओर बढ़ेंगी। जैसे मान लीजिए पंखा चलाएंगे तो पंखा में हर तरफ हवा जाएगी, तो कुछ लेफ्ट भी जाएगी, कुछ राइट भी जाएगी, कुछ उधर भी जाएगी, कुछ इधर भी आएगी। अब उधर वाली बात में पढ़ेंगे, पहले नीचे वाली बताते हैं। यहां पर इस हाई प्रेशर बेल्ट में हवाएं उतरेंगी, जैसे ही हवाएं उतरेंगी तो आगे बढ़ेंगी फेरल के नियम के अकॉर्डिंग, लेफ्ट और राइट मुड़ेंगी अपने 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 हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड। जैसे ही हाई प्रेशर बेल्ट थी, हवाएं उतरी, हवाएं उतरने के बाद हवाएं आगे बढ़ेंगी, फेरल के नियम का पालन करेंगी। जैसे ही डोलड्रम में पहुंचेंगी, चूंकि डोलड्रम एक लो प्रेशर बेल्ट है, निम्न वायुमंडलीय क्षेत्र है, इसीलिए हवाएं यहां से ऊपर उठेंगी। याद रखिएगा, जितना भी हाई प्रेशर जोन होगा वहां पर हवाएं ऊपर से नीचे उतर रही होंगी, जहां भी लो प्रेशर होगा वहां हवाएं नीचे से ऊपर की ओर, यानी लो प्रेशर में हवाएं उठती हैं ऊपर की ओर और हाई प्रेशर में हवाएं ऊपर से
नीचे की ओर आती हैं। बात समझी? तो ये हाई प्रेशर बेल्ट है, ये एक हाई प्रेशर बेल्ट है, टिक लगा दे रहे हैं। ये हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है। इन दोनों हाई प्रेशर में हवाएं ऊपर से नीचे की ओर उतरेंगी और फेरल के नियम का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगी। चूंकि लो प्रेशर है, लो प्रेशर में हवाएं ऊपर उठ जाएंगी और जब ऊपर उठेंगी लगभग 10 से 12 किलोमीटर ऊपर उठने के बाद हवाएं हैं मिक्स होंगी। मिक्स होने के बाद बाइफरकेट होंगी, यानी दो शाखाओं में विभाजित होंगी। एक शाखा फिर से इस हाई प्रेशर बेल्ट में उतर जाएगी, एक शाखा इस हाई प्रेशर बेल्ट में उतर जाएंगी। यानी हवाएं ऊपर से उतरेंगी, फेरल के नियम के पालन करते हुए आगे लेफ्ट राइट बढ़ेंगी, 10 से 12 किलोमीटर ऊपर उठेंगी, मिक्स होंगी हवाएं। मिक्स होने के बाद बाइफरकेट होंगी, यानी दो शाखाओं में विभाजित होंगी। एक शाखा इस हाई प्रेशर बेल्ट में, एक शाखा इस हाई प्रेशर बेल्ट में। मतलब ये हवाएं आएंगी, ऊपर उठेंगी, ऐसे ये ऐसे बेल्ट बनाएंगी, यहां से आई उठी और फिर इसी में गिर जाएंगी। ऐसे ही यहां से हवाएं आएंगी, ऊपर उठेंगी, फिर मिक्स होंगी, 12 किलोमीटर जाने के बाद फिर इसमें गिर जाएंगी। यानी ये ऐसे एक जोन बनाएंगी। ये बात समझ में आई? ये जोन बनाएंगी। फिर ये हवाएं आई थी, ऊपर गिरी थी, अब कुछ ऊपर भी जा रही है, कुछ इधर भी जा रही है। तो यहां पर जैसे ही ये ऊपर जाएंगी, ऊपर से पोलर विंड आ रही हैं और पोलर विंड जब आएंगी तो पछुआ पवनों में हिट करेंगी और जब पछुआ पवनों में हिट करेंगी तो यहीं पर बनते हैं फ्रंट्स। और फ्रंट्स को हिंदी में कहते हैं वाताग्र। वाताग्र का मतलब क्या होता है? वात माने क्या होती है? वात माने होती है हवा और अग्र माने अग्रभाग, हवाओं का अग्रभाग, जैसे एरो बना होता है। तो यानी जब दो विपरीत नेचर वाली हवाएं मिलेंगी, अपोजिट नेचर की, तो यहां पर क्या होगा? जैसे ही हवाएं मिल टकराएंगी, टकराएंगी तो फ्रंट्स बनाएंगी और जैसे ही टकराने के बाद आगे बढ़ेंगी, उनका संयुक्त रूप आगे बढ़ेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? वाताग्र या फ्रंट्स या फ्रंटल पार्ट ऑफ द विंड्स। ठीक है, तो यहां पर पोलर विंड और वेस्टर्लीज के आपस में टकराने पर फ्रंट्स बनेंगे। अब देखो इधर, ये तो समझ में आया? ऊपर उठी, फिर गिर गई, फिर आगे आई, ऐसे गिर गई, ये बेल्ट बना रही हैं। यहां पर ये वाली हवाएं वेस्टर्ली जैसे ही ट्रेड विंड्स, ये पोलर विंड से और वेस्टर्लीज आपस में हिट करेंगी इस लो प्रेशर बेल्ट में, जैसे ही हिट करेंगी तो बनाएंगी फ्रंट्स, वाताग्र बनाएंगी। और कुछ हवाएं ये वाली जो आएंगी इधर मुड़ जाएंगी, यानी इस हाई प्रेशर बेल्ट में फिर से उतर जाएंगी। ऐसे ही ये वाली हाई प्रेशर बेल्ट में ऐसे ही आएंगी, ये भी टकराएंगी, उठेंगी, ये फिर इसमें गिर जाएंगी। अब पोलर वाली क्या होंगी? पोलर ठंडी होंगी बहुत, ये वाली इनकी तुलना में गर्म होगी। और जब दोनों ही हवाएं आपस में एक दूसरे से टकराएंगी तो यहां पर ये ठंडी वाली जो थी वो कुछ गर्म होगी, गर्म वाली कुछ ठंडी होगी, यानी हवाएं मिक्स होंगी। मिक्स होने के बाद एक शाखा तो इधर उतर जाएगी, दूसरी शाखा ये जो पोल वाली है ये ठंडी वाली कुछ गर्म हो जाएगी, गर्म होगी तो हल्की होगी, हल्की होगी तो ऊपर उठेगी और ऊपर उठेगी तो नॉर्थ पोल के चारों ओर घूमने लगेगी, धीरे धीरे घूमती रहेगी। घूमने के कारण ये ठंडी होगी, ठंडी होगी तो भारी होगी, भारी होगी तो फिर से बैठ जाएगी। क्योंकि पृथ्वी रोटेट कर रही है इसीलिए फिर से पोलर विंड चलेगी, फिर वेस्टर्लीज में टकराएगी, फिर ये ठंडी है ये गर्म है, ये दोनों मिक्स होंगी। ये ना तो बहुत ज्यादा ठंडी रहेगी ना तो ये गर्म होगी, क्योंकि मिक्स हो जाएगी, मिक्सिंग होगी हवा की। तो ये जब गर्म हो जाएगी, ये वाली गर्म होगी, ये कुछ ठंडी होगी, तो ये तो उतर जाएगी हाई प्रेशर बेल्ट में। ये हवा इधर से उतर रही है, ये वाली इधर से उतर रही है, ये वाली इधर से आ रही है, ये ऐसे एक सेल बना रही है और ये एक ऐसा सेल बना रही है पूरे में। ये ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऊपर उठेगी, ऐसे गिरेगी, यानी ये एक ऐसा सेल बना रही है, ये वाली ऐसे सेल बना रही है और ये वाली ऐसे जाने के बाद ऐसे गई और फिर इधर गिर रही है। और ये वाली घूमने के बाद ठंडी होगी, ठंडी होगी तो फिर से पोल पर बैठ जाएगी। क्योंकि पृथ्वी रोटेट करती है इसीलिए ये फिर से चलेगी। इतना समझ में आया? जितनी भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलेंगी वो सब अपने राइट हैंड चलेंगी, नहीं जाएगी। कैसे जाएगी? रीजन है फेरल का नियम, क्योंकि इन्होंने अध्ययन किया, इन्होंने हर चीज के बारे में अध्ययन करने के बाद एक नियम बनाया, उसी को तो हम बता रहे हैं फेरल का नियम। ये फेरल ने सबसे पहले बनाया था, विंड्स के चलने का तरीका उन्होंने खोजा था कि विंड्स कैसे चल रही है और उसके चलने की वजह से इन्होंने अपना एक नियम बना दिया और बिना इनकी नियम का पालन करते हुए विंड कोई चलती नहीं है। यानी जो विंड चलती है वो जैसे चलती है उसी को फेरल ने नियम में बना दिया, एक सिद्धांत बना दिया कि ये नियम है।
हवाओं के चलने का। जितनी भी हवाएं हैं आप देखो इस नियम का पालन नहीं, इसके अलावा कोई भी नियम ऐसा नहीं है जो इसको फुलफिल करता हो, यानी फेरल के नियम का पूरी तरीके से पालन होता है। हवाएं ऐसे चलती हैं चूंकि, बात समझे? देखिए विंड्स जो होती है वो बड़ी मात्रा में होती है, एयर जैसे हल्की कम भी होती है, उसकी क्वांटिटी जो होती है वो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन जो एयर है वो कम है, लेकिन जो हवा होती है वो बहुत बड़े स्तर में चल रही, जैसे ये सब व्यापारिक पवन है, पवन मतलब हवा है, ये पूरे विश्व में चल रही, खाली भारत में नहीं। विंड बोलेंगे, वैसे विंड बोलेंगे इसको, और विंड माने हवा ही होती है। थोड़ा सा अंतर होता है, हल्का सा, एक क्षेत्र विशेष का अंतर होता है। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया? बताओ भाई, कुछ डाउट है लग रहा है? ठीक है, इसको बोलते हैं हेडली सेल, इसको बोलते हैं फेरल सेल। ये हेडली सेल है, ये फेरल सेल है, ये सेल बनते हैं दो। ठीक है, और आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। ठीक है, चलो थैंक यू। एक बार इसको अध्ययन करना, नहीं तो फिर ये ज्यादा हो जाएगा तो ये बाउंस भी करेगा। बिल्कुल लगेगा, कोरियालिस इफेक्ट जब होता है, कोरियालिस इफेक्ट इक्वेटर के पास में लगता है, इक्वेटर के पास, यहां पर कोरियालिस इफेक्ट लगता है, और कोरियालिस इफेक्ट पृथ्वी के अंदर से बनता है। कोरियालिस बल की वजह से उसको हम कहते हैं कोरियालिस इफेक्ट।